तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही एक अच्छे से होली के पर्व के बाद उत्साह और उमंग और नए तरंग के साथ अपने सफलता के रंग पाने के लिए अपने ज्ञान के संग होंगे। और आज के सेशन में हम लोग सरल तरीके से समझेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो मेरी आवाज़ ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो आप लोग ज़रा कंफर्म कर देंगे। तो फिर आज का सेशन शुरू करेंगे। बहुत ही सरल सरल तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। वाह जयदीप जी, आवाज़ आ रही है? बहुत बढ़िया। सुबह का समय सबसे सुनहरा समय। और अगर अपने आप अपने समय को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह जरूर उठिए, भले ही कितने बजे सोते हों, बट सुबह जल्दी उठ लीजिए। तो आपका समय जो है बढ़ जाएगा और आपकी ऊर्जा भी सही जगह सेट हो जाएगी। आपका मतलब जो कॉस्मेटिक के जो कॉस्मिक एनर्जी जो होता है ना, वो इसी समय होता है। चलिए, तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और ये भी चर्चा का विषय है। सुप्रीम कोर्ट से लेके ईडी से लेके प्रवर्तन निदेशालय और फिर राजनीतिक घरानों में मनी लॉन्ड्रिंग जो है वैश्विक जो तरह से एक जो समस्या है उसके संबंध में हमारे एंगल से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एज ए बैंकर होने के नाते इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में जो भी पैसा आता है वो सिस्टम में आता है। क्योंकि इसका लॉन्ड्रिंग जो है बैंक के बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से उसका दुरुपयोग होता है, उसका इस्तेमाल होता है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। तो यह एक मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भारत द्वारा एक स्थापित कानून ढांचे का एक नियम है, अधिनियम है। तो बेनामी संपत्ति को लीगल बनाने के लिए लॉन्ड्रिंग की जाती है। लॉन्ड्रिंग मतलब जैसे कपड़ा धोते हैं ना, एकदम गंदा कपड़ा है, एकदम पटक पटक के, है ना जयदीप जी? मेरी आवाज आ रही है अब तक? लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है? यस सर, यस सर। हाँ जी। कितना बढ़िया है ना लॉन्ड्रिंग, है ना? संडे यस मिला होगा भी 2-3 दिन छुट्टी, अगर आप लोग बैचलर रहे होंगे तो अपने पूरे 6-7 दिन के कपड़े लॉन्ड्रिंग करे होंगे, है ना जयदीप जी? यस सर। हाँ। तो क्या किया आपने? उसको लॉन्ड्रिंग कर दी, साफ कर दिया और उसका इस्तेमाल फिर किसी अच्छे काम में, किसी बैंक में लगाए। तो ठीक उसी तरह से गंदे पैसे को या खराब तरीके से, गलत तरीके से कमाए गए पैसे को लॉन्ड्रिंग करते हुए उसको इस सिस्टम में यूज करना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। तो पहली बात तो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक कानून बनाया गया जिसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के प्रावधान जो है, इस जो एक्ट बना है पीएमएलए एक्ट, बहुत ही सख्त कानून बना है। इसका प्रावधान सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, रिजर्व बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और सभी जितने भी वित्तीय मध्यस्थ हैं उन पर, या जो मीडिएटर्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, उन पर लागू होता है। तो जो भी फाइनेंशियल सिस्टम में मनी आ सकता है उन सभी जगह ये लागू होता है। तो आज हम लोग जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ेंगे। चलिए आपको लिए चलता हूँ स्कीम के बारे में। पीएमएलए एक्ट के 10 चैप्टर हैं, ये पूरे एक्ट के 75 सेक्शन है, एक शेड्यूल है। और जहाँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जैसे कि आप जान चुके हैं कि गलत तरीके से बेनामी संपत्ति को लॉन्ड्रिंग करते हुए लीगल संपत्ति बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर रोकथाम कैसे लगाया जाए, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट 2002 में 10 चैप्टर है, 75 सेक्शन है, 1 शेड्यूल है। अगर सेक्शन को हम देखेंगे तो पहला और दूसरा शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है। आपने गजट पढ़ा होगा तो गजट में देखे होंगे, पहला दूसरा जो है वो टाइटल्स होते हैं, फिर डेफिनेशंस होते हैं, और तीसरा चौथा जो है ऑफेंस हैं, कौन कौन से ऑफेंस हैं, पनिशमेंट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग है,
5वां से 11 तक अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, एजुकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन है। 12 से 15 जो है ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग, जो कंप्लेंट्स हैं, फाइनेंशियल कंप्लेन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडिएट्स मीडिएटरीज हैं। 16 से 24 समन्स हैं, सर्च हैं, सीजर है, रिटेंशन है, प्रिजम्पशन है, जिनका इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। समन्स है ना, कितने समन्स भेजे जाते हैं, फिर उसके बाद जो है बाकी चीज़ें कार्रवाई चलती है। और फिर प्रोविज़न है, ये सारे सेक्शन वाइज हैं। 43 से 47 प्रोविज़न रिगार्डिंग स्पेशल कोर्ट्स हैं। 48 से 54 जो है वेरियस अथॉरिटीज दिया गया है, अपॉइंटमेंट्स पावर ज्यूरिडिक्शन दिया गया है। 55 से 61 जो है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टिंग इन सर्टेन मैटर्स, और 62 से 75 मिसलेनियस प्रोविजन है। और शेड्यूल पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो ये सिर्फ एक बताया मैंने इस तरीके से है, बाकी इसको याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जो मूल मूल याद करेंगे मैं उसको बता दूंगा। तो 10 चैप्टर, 75 सेक्शन, 1 शेड्यूल है जिसका जिक्र हमने अभी किया है। और अभी जो है ये इसके जो एजेंसी, जो यहाँ से आपको एक इम्पोर्टेंट चीज जानना है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसको कौन सा मिनिस्ट्री देखता है? हाँ जयदीप जी, कौन सा मिनिस्ट्री देखता है इसको? डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है, वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। और इसको देखता है डायरेक्टरेट ऑफ इंफोर्समेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अगर मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है। The Directorate of Enforcement in the Department of Revenue, Ministry of Finance is responsible for investigating the case of offense of money laundering under Prevention of Money Laundering Act 2002। तो दो महत्वपूर्ण जानकारी इसके लिए, जो इसको देखने के लिए ईडी को रखा गया, प्रवर्तन निदेशालय को, और ये प्रवर्तन निदेशालय जो है वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। Investigation usually begins with the registration of an enforcement case information report which sets the investigation into motion। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है जब कोई केस रजिस्टर होता है। और केस रजिस्टर होता है किसके तरह से? इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ECIR। जैसे पुलिस में जाते हैं तो एफआईआर करते हैं ना, तो इस तरह से ECIR है, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, आप कुछ कुछ चीज़ें जो हैं बैंक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजती हैं, है ना, भेजती है ना जयदीप जी? कौन कौन सा रिपोर्ट आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंटेलिजेंस यूनिट को भेजते हैं? CTR, STR, अच्छा, और एक और भेजते हैं, CCR। FIU। FIU को भेजते हैं, FIU को भेजते हैं आप। एक जैसे जयदीप जी ने बताया CTR, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो बैंकों से ये रिपोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को जाते हैं। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट उन डाटास को एनालाइज करते हैं, और उनको एनालाइज करके उनको सस्पेक्ट होता है, फिर वो केस रजिस्टर करते हैं, और फिर उसको जो है एनालाइज करते हैं, और उसको कोलैबोरेटिव जो एविडेंसेस से जोड़ते हैं, और सस्पेक्ट के आधार पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की आपको जानकारी मांगते हैं बैंक से, डिटेल, उनके केवाईसी डिटेल। फिर जाके वो केस रजिस्टर करते हैं, और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चलता है। ये पूरी प्रक्रिया है। सो द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे FIUIND कहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट स्पेशल इंडिया का है, और इस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इज द सेंट्रल नेशनल एजेंसी। तो इसका सेंट्रल नोडल एजेंसी कौन है? इंफॉर्मेशन के लिए जो सेंट्रल नोडल एजेंसी है वो है FIU। FIU से डाटा आता है, फिर उसके जाके वो जो डाटा है उसको एनालाइज करके सस्पेक्ट क्रिएट किया जाता है, और फिर केस रजिस्टर किया जाता है। सो द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इज द सेंट्रल national agency responsible for receiving, processing, analyzing, and disseminating the information related to the
सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू द इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड फॉरेन FIU। तो जो ये सारे इंफॉर्मेशन है बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटेड एंटिटीज के माध्यम से आता है, FIU उनको रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है। अब जयदीप जी एक बात बताइए, सारे अकाउंट्स में अगर 50,000 से ऊपर की लेन देन करने हैं तो क्या चीज मैंडेटरी है? पान कार्ड सर। बराबर, पैन कार्ड। पैन कार्ड लिंक्ड होता है और एक चीज मैंडेटरी है, बताइए क्या? सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक और एकदम मैंडेटरी है, पिछले दिनों मैंने एक सेशन लिया था, वो क्या है? CKYC RR मैंडेटरी है। यस मैंडेटरी है नहीं? यस सर। 2017 से उन्होंने कहा CKYC RR जो है मैंडेटरी होगा। मतलब अगर जयदीप सिंह राणा जी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं और फाइनेंशियल लेन देन की शुरुआत करने के लिए संबंध बनाते हैं तो उनको CKYC RR जनरेट करना ही पड़ेगा। मतलब यूनिक नंबर वो रहेगा और पेन रहेगा, कहीं भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? यस सर। तो क्या होगा कि जो व्यक्ति इस तरह के पैसों का उपयोग करता है तो वो मल्टीपल चैनल्स को यूज करते हैं, तो सभी जगह का इंफॉर्मेशन इनके पास आ जाता है। फिर इन ये रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग और करते हैं और फिर सस्पेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन मांगते हैं। और आजकल डिजिटल एविडेंस इतना तगड़ा है कि सारे सिस्टम उनके पास है। तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री अगर लॉ का देखेंगे तो द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 आर बीइंग passed by the both houses. Lok Sabha, Rajya Sabha received the assent of the president on 17th January 2003। तो 2002 में एक्ट बना, 2003 जनवरी में ये लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर प्रेसिडेंट से गजट बन के आ गया। 1 जुलाई 2005 से ये इफेक्टिव हो गया, ये प्रभावी हो गया। 1 जुलाई 2005 से ये एक्ट जो है लागू हो गया। अब इस एक्ट में समय समय पर अमेंडमेंट होते रहे, 2009 में, 2012 में, 2017 में, 2018 में, 2023 में। अभी 2023 में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं, है ना? आप लोगों को याद होगा जो बदलाव हुए हैं, बेनिफिशियल ओनर में बदलाव हुआ है ना जयदीप जी? क्या बदलाव हुआ है बेनिफिशियल ओनर में? सर पार्टनरशिप में अगर 10% से ज्यादा है तो तो वो बेनिफिट। बेनिफिशियल ओनर होगा, है ना? ठीक उसी तरह कंपनी में 25% था तो 10% कर दिया, है ना? और ये जो है सब अमेंडमेंट PMLA एक्ट के तहत है। अगर किसी कंपनी में अगर बेनिफिशियल ओनर है तो 10% या उससे अधिक के स्टेक होल्डर हैं या उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो फिर वो जो है वो बेनिफिशियल ओनर होंगे, मतलब लाभार्थी के तौर पर उसको बैंक में आपको लिंक करना पड़ेगा। तो ये सारे बदलाव हुए हैं इस तरह के। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, तो जैसे कि मैं आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मतलब होता है वो होता है अवैध रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना, ताकि वह वैध जो आपके जो लीगल सोर्सेस हैं उससे ही पैदा हुआ हो ऐसा प्रतीत हो। बराबर है जयदीप जी? यस सर। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि लोग, कंपनीज या जो भी पर्सन वहां पर हम डिस्कस करेंगे, पर्सन वो क्या करते हैं, अपने अवैध रूप से कमाए गए संपत्ति को छिपाते हैं, उसको बदल लेते हैं, ताकि वो पैसा ऐसा लगे कि वो लीगल सोर्सेज से पैदा हुआ हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं हम, है ना? जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन या ड्रग्स की तस्करी, डकैती, ऐसे बहुत ही गंभीर अपराधों, मतलब से जो पैसा मिला होगा उस पैसे को जो है आप सही जगह लगाने के लिए तरीका होता है। इस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से जो गैर तरीके से कमाए गए, गलत तरीके से कमाए गए लाभ को वैध करने के लिए ये जो है तरीका होता है, जिसको रोकथाम लगाना है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो है ये प्रोविजन दिए गए हैं। और इसके जो हैं, इसके बारे में डिटेल हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो द PMLA 6 द कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया हैज 3 मेन ऑब्जेक्टिव। 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव है। टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रक्रिया है उसको रोकना और उसको नियंत्रित करना।
टू कॉन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्रिंग मनी। जो भी गलत तरीके से कमाए गए पैसे से अगर कोई संपत्ति तैयार किया गया है, संपत्ति बनाया गया है, तो उसका पता लगाना और उसको सीज करना। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से, गलत तरीके से जो कमाया है उससे अगर कोई प्रॉपर्टी बनाया है, संपत्ति बनाया है, तो उसको सीज करना। और तीसरा है टू डील विद एनी अदर इशू कनेक्टेड विद द मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। और मनी लॉन्ड्रिंग में इससे अलग कोई भी चीज कड़ी जुड़ रही है, कड़ी मिल रही है, तो ईडी आ जाता है। कहीं भी जैसे ऐसे गलत तरीके से पैसे, वॉइस नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ तो आ रही होगी। अमर जी, थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा कि जूम में एक जगह आता है ना शुरू में, कनेक्टेड विथ वाईफाई इंटरनल ऑडियो, उसको क्लिक करना होगा। तो आप थोड़ा सा सीख लीजिए तो होगा, कोई ना कोई आपके द्वारा गलती की जा रही होगी कि आप जब कनेक्ट होते हैं तो उस समय एक वाईफाई कनेक्ट पूछता है, उसको कनेक्ट करके आइए, दोबारा बाहर होके एक बार आइए, है ना। और नहीं है तो एक बार सीख लीजिएगा किसी से प्रैक्टिस में। तो यहाँ तीन मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं पीएमएलए का। पहला, प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग से अगर कोई संपत्ति बनाई गई है तो उनको सीज करना। तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित इंडिया में अगर कोई एक्टिविटी होता है तो उसको भी जो है डील करना, उसको भी काम करना। अब प्रिडिकेट ऑफेंस इज कमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग द ग्रेटर क्राइम। ये कुछ ऑफेंस है जिसको विधेय अपराध कहा गया है। विधेय अपराध मतलब प्रेडिकेट ऑफेंस, मतलब ऐसे अपराध है जो विधेय हैं, मतलब उसकी उसके रो में है, उसके तौर तरीके में है, जो बड़े क्राइम की श्रेणी में गिना जाता है या उनका उद्देश्य बड़ा क्राइम करने के लिए बनाया जाता है। एवरी शेड्यूल ऑफेंस इज ए प्रेडिकेट ऑफेंस। तो कोई भी जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, शेड्यूल्ड ऑफेंस आगे भी पढ़ेंगे हम, शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है, जो पहले से जिनको अनुसूचित किया गया है कि ये अपराध की श्रेणी में आता है, उनको शेड्यूल ऑफेंस कहते हैं। और प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब होता है विधेय अपराध, मतलब ऐसे ऐसे अपराध हो सकते हैं जो बड़े क्राइम की ओर कमिट होगा, बड़े क्राइम को ले जाएगा। द शेड्यूल्ड ऑफेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफेंस एंड द ऑकरेंस ऑफ द सेम इज ए प्री रिक्वेस्टिक फॉर द इनिशिएटिंग इन्वेस्टिगेशन टू द ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो प्रेडिकेट ऑफेंस होंगे वो, उसकी कड़ी शुरुआत होती है वहां से और फिर बड़े क्राइम की ओर जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ब्राइवरी, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन, है ना, ये एक एग्जाम्पल है प्रेडिकेट ऑफेंस का। तो जयदीप जी जरा बताइए, ब्राइवरी जो है एक बड़े क्राइम की ओर कैसे ले जाएगा? थोड़ा चर्चा करिए जरा। सर, ब्राइबरी के थे अगर लेते हैं तो हाँ, अगर कोई बड़ा जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी में इसका यूज होता है या फिर कुछ अनलीगल एक्टिविटीज में जो पैसा आता है उसका यूज हो सकता है। ठीक है, बराबर है। जैसे भी कहीं भी ब्राइब की बात आती है ना जयदीप जी, तो आप सोचिए वो ब्राइब दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है? कहीं ना कहीं गलत कराएगा आपसे, तभी तो दे रहा है ना। उसका मिस अप्रोप्रिएशन कराएगा एसेट्स का। तो और वो कड़ी कहाँ तक जा रहा है? पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट है या बड़ा कोई गैंग है, और एक बड़ी संपत्ति को नुकसान पहुंचा जाएगा, सरकारी संपत्ति, सरकारी खजाना, सरकारी खजाने की लूट हो सकती है ब्राइबरी से, उसका दुरुपयोग हो सकता है, और उससे बेनामी संपत्ति अर्जित करने का एक तरीका है ब्राइबरी। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्रेवरी, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन, फ्रॉड, थेफ्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरफिटिंग, इलीगल बेटिंग, ऑपरेटिंग ए बेटिंग रिंग। तो ये प्रेडिक्टिव ऑफेंस है जिसका विधेय अपराध कहते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है बड़े क्राइम की ओर से। फिर एक शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है। शेड्यूल्ड ऑफेंस मतलब ऐसे गुड अपराध मॉर्निंग सर। को ऑलरेडी जो है अनुसूचित किया गया। हाँ रितु जी, उठ गए आप? ओके, बहुत यस सर, बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। गुड। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या हुआ? अभी पीछे की वाली एक्सटॉर्शन का मतलब हुआ है कि किसी को इतना परेशान करना, इतना परेशान करना कि वो फिर पैसा दे दे आपको, एक्सटॉर्शन, है ना। उदाहरण के तौर पर कोई कंपनी जो है बढ़िया काम कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं लीगल तरीके से फंसा के उसको ईडी का नोटिस दे देना, है ना जयदीप जी, ऐसा समझाएं इसको।
ईडी दो यस बार, सर। ईडी जो है 2 बार अपने ऑफिस में बुला ले तो पसीना छूट जाएगा, है, टॉर्चर करना मीन्स। टॉर्चर करना, है ना। तो जो एक्सटॉर्शन का मतलब ये है, किसी को टॉर्चर करोगे तो क्या जबरदस्ती वसूली भी कहा जाता है। जैसे आ, किसी को टॉर्चर करोगे, जैसे कि अभी हमारे जयदीप जी ने कहा कि टॉर्चर करना, तो फिर वो क्या करेगा, बोले कि ठीक है साहब मेरे को ले लीजिए पैसा, है ना, एक्सटॉर्शन है। तो इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली होता है, गलत तरीके से की गई वसूली होती है। किसी को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि आपको वो जो है पैसा दे दे। जैसा कि अभी आपको न्यूज़ में आ रहा होगा, है ना, चुनाव के लिए जो ऐसा जोड़ रहे हैं उसको कड़ी, बाकी वो क्या चीज़ है डिटेल पता चलेगा बाद में, बट ऐसा कह रहे हैं ना कि चुनाव के लिए चंदा तब मिलेगा धंधा, और नहीं तो ईडी का फंदा, ऐसे टाइप का कुछ चल रहा है। बट हम उसने न्यूज़ और ये सारी चीज़ों पे हम लोग नहीं जानते, हम तो सिर्फ जानते हैं कि लॉ को पढ़ते हैं, क्योंकि लॉ का पालन हमें करना होता है बैंक में। तो हमारे क्या क्या जो पालन करना होता है और कितना हमको गंभीरता से लेना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस स्क्रीन में हम जाने कि विधेय अपराध हैं, और विधेय अपराध जो है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस के साथ जोड़े जाते हैं। Who investigate the predicate and scheduled offense? So predicate offenses are investigated by the agencies such as police, customs, SEBI, NCB, CBI, ED under their respective acts. तो जो इन्वेस्टिगेशंस होंगे प्रेडिकेट का, शेड्यूल ऑफेंस का, ये सब करते हैं अपने अपने एक्ट के तहत। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर अगर मादक द्रव्य की तस्करी है तो एनसीबी आ जाता है, कहीं पर बाहर फॉरेन से कोई सामान आने का है तो कस्टम्स आ जाते हैं, फिर अगर कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से तो सेबी आ जाता है, ये सारे जो हैं सीबीआई भी आ जाता है। तो ये अपने अपने एक्ट के तहत इन लोग जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस ऑफेंसेस हैं। तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग, जो इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्स है, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में जो सवाल आता है वो ये आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक इंटरनेशनल जो है फोरम बना हुआ है, उसका नाम क्या है, या ये एजेंसी का नाम क्या है, या वो टास्क फोर्स का नाम क्या है, वो है एफएटीएफ। मनी लॉन्ड्रिंग को वैश्विक स्तर पर, क्योंकि भारत की भी एक प्रतिबद्धता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो ये मेंबर हैं। तो वैश्विक स्तर पर एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, एफएटीएफ कहते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल और उसको जो है मतलब उसको रोकथाम प्रिवेंशन के लिए बनाया गया है। वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द G17 समिट इन पेरिस इन 1989 टू डेवलप ए कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस। तो क्योंकि जब बड़ा क्राइम होगा तो एक देश से दूसरे देश भी फंड जाता है, तो उसके लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया गया जो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करेगा, प्रिवेंट करेगा। वन ऑफ द फर्स्ट टास्क ऑफ द एफएटीएफ वाज टू डेवलप द रिकमेंडेशन which set out the measures national government should take the implement effective anti-money laundering program. India is an active member of FATF। तो इनका पहला उद्देश्य ये है कि विभिन्न देशों से ऐसे अनुशंसा लेना ताकि नेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए कुछ पॉलिसी मेजर्स बनाना, जिसका इम्प्लीमेंटेशन जिनका जो इम्प्लीमेंटेशन सरकारें करेंगी, जिससे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम को प्रभावी बनाया जाए, सफल बनाया जाए। FATF on review of the compliance recommendation by the member country put the country in grey list and black list। तो FATF क्या करता है, रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद अगर उनको लगता है कि किसी देश को जो है मतलब ब्लैक लिस्टेड करना है, ग्रे लिस्टेड करना है उनकी एक्टिविटी पे, तो वो करता है, फिर उनको जो है फाइनेंशियल जो सपोर्ट्स हैं उनको कम होते हैं। सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जैसे कि 1 और 2 हमने क्या देखा था, 1 और 2 जो है पहला टाइटल था, शॉर्ट टाइटल था, फिर डेफिनेशन था। तो सेक्शन 3 बोलता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग में जो उसका जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 में पीएमएलए में बताया गया है, द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए which for ease of understanding can be deconstructed as whosoever directly या इनडायरेक्टली। मतलब इसमें एक डेफिनेशन दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग में 3 नंबर सेक्शन में, कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर
प्रयास करता है ऐसे गतिविधियों में शामिल होने का जानकर, और या पार्टी बनता है, या उसमें इन्वॉल्व होता है, इस प्रोसेस में रहता है, या इससे कनेक्टेड रहता है, और इस प्रोसीड ऑफ क्राइम के साथ शामिल रहता है, तो उनको जो है उसके कंसीलमेंट, पोजीशन और एक्विजिशन और यूज में, तो यहाँ पर जो है वो इसमें अगर शामिल रहेगा, और साथ ही साथ वो क्लेम करता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो है ऐसे गलत पैसे से बनाया गया है, तो वो गिल्टी होगा, गिल्टी होगा। तो यहाँ पर जो हम बात जाने कि ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ऐसे काम में शामिल होगा, तो फिर उसको जो है गिल्टी होगा, इसमें जो है उनको अपराधी माना जाएगा। तो इस स्क्रीन से हम ये समझ पाए, अंडर सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर ऐसे विधेय अपराधों में शामिल होता है, या पार्टी बनता है, या एक्टिविटी में कनेक्टेड रहता है जिसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम गुजरा है, प्रोसीड ऑफ क्राइम मतलब उस अपराध के तहत जो पैसा गुजरा है, तो उसकी आड़ में, कंसीलमेंट मतलब उसकी आड़ में पोजीशन रखता है, या एक्विजिशन यूज करता है उस प्रॉपर्टी का, या उसको क्लेम करता है उस प्रॉपर्टी का कि ये प्रॉपर्टी जो है उसको एक नंबर पैसा बना के क्लेम करता है, तो ये गिल्टी होता है, अपराधी होता है इस एक्ट में। जैसे कि अभी आप लोग देखे भी होंगे, है ना, किसी जो दिल्ली के मतलब जो रैकेट को आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से इस सीट से आप उसको कोरिलेट कर रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कितना सख्त कानून है ना जयदीप जी? यस सर। देखो और अभी आप, विजय शेखर जी का भी मनी पेटीएम का भी इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन हुआ है। हाँ, होगा। तो इसमें देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी, है ना, ऐसा कोशिश भी करता है, या नोइंगली असिस्ट करता है, नोइंगली पार्टी होता है, एक्चुअली इन्वॉल्व होता है, या उसमें कनेक्टेड होता है, तो भी वो अपराधी करार दिया जाएगा। कितना सख्त कानून है, आप सोच लो, है ना। अब सेक्शन 2 वाइज, अब शेड्यूल ऑफेंसेस, तो पहले हमने विधेय अपराध को जाना था, अब शेड्यूल ऑफेंसेस क्या है? तो शेड्यूल ऑफेंसेस ऐसे हैं जो अ, इसके 28 पैराग्राफ में लिस्टेड हैं। शेड्यूल ऑफेंस मैं आपको और आगे बता दूंगा, जैसे कि अलग अलग अपराध, जैसे विधेय अपराध का बताया था, शेड्यूल ऑफेंस बताऊंगा। तो अगर 28 पैराग्राफ में पार्ट ए में जो शेड्यूल है, क्योंकि इसके जो सेक्शन 75 हैं और फिर शेड्यूल 3 है, और शेड्यूल ए में इसको लिस्ट किया गया है। तो पार्ट बी में कहा गया है कि अगर किसी का जो टोटल वैल्यू इन्वॉल्व होगा 30 लैक्स होंगे, तो वो शेड्यूल ऑफेंस होंगे। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, 15 फरवरी 2013 को ये लिमिट 30 लैक्स का हटा दिया है। कोई भी अमाउंट होगा तो भी वो शेड्यूल ऑफेंस कहलाएगा। और जो ऑफेंस अंडर पार्ट सी, 3 शेड्यूल हैं, ए पार्ट में लिस्ट दिया है कौन कौन से ऑफेंस शेड्यूल ऑफेंस होंगे। पार्ट बी में जो 30 लैक्स का थ्रेशोल्ड लिमिट हटा दिया है। पार्ट पार्ट सी में बोला गया है कि इंटरनेशनल बाउंड्री में जो इस तरह के एक्टिविटी होंगे उनको ऑफेंस में स्पेसिफाई किया गया पार्ट सी में। तो अब शेड्यूल ऑफेंसेस देखिए, शेड्यूल ऑफेंसेस में 156 ऑफेंसेस दिए हैं। जैसे कि कोई अपराध इंडियन पेनल कोड में होता है, नारकोटिक ड्रग्स के एनडीपीएस एक्ट के तहत होता है, यूएपीए के एक्ट के तहत होता है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के तहत होता है। तो ये सारे शेड्यूल ऑफेंस हैं। आर्म एक्ट होता है, मान लीजिए कोई गन रखता है और उसके नियम का पालन नहीं करता है, उसका दुरुपयोग करता है, आर्म एक्ट, और उसके माध्यम से अपराध होता है। और एक्सटॉर्शन होते हैं तो शेड्यूल ऑफेंस में आएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट है, ये सारे जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके तहत अगर कोई अपराध होता है तो उसको शेड्यूल ऑफेंस की श्रेणी में रखा जाएगा। सेबी एक्ट है, कस्टम एक्ट है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, इमिग्रेशन एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है, फॉरेनर एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क्स एक्ट है। ये सारे जो हैं आपका शेड्यूल ऑफेंस है। मतलब इन एक्ट के तहत अगर निषेध किए गए गतिविधियों में कोई शामिल होता है और एक ग्रेटर क्राइम को कमिट करता है, तो वो शेड्यूल ऑफेंस की श्रेणी में आएगा।
और विधेय अपराध जो है किसी भी शेड्यूल ऑफेंस के शुरुआत में होता है। जैसे कोई रिश्वत की शुरुआत हुई तो एक जाके बड़े एंड तक चला जाएगा, एक्सटॉर्शन की शुरुआत हुई तो बड़े एंड तक चला जाएगा, तो ये शेड्यूल ऑफेंस है। चलिए अब आते हैं स्टेजेस। ये स्क्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है एज ए बैंकर के लिए स्क्रीन, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेज हैं। तो जयदीप जी, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है एक बार बता दीजिए, कुछ साथी हमारे लेट जुड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या हुआ? जो इलिजिटिमेट तरीके से जो पैसा कमाया हुआ है उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर हम वाइट मनी के रूप में रूपांतर करते हैं, इसमें बैंकिंग चैनल का यूज करते हैं, तो इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं। बहुत परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है ना, इन्होंने ध्यानपूर्वक सुना है कि गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को बैंकिंग सिस्टम में लाके उसकी धुलाई करना। कितनी है धुलाई करना है? सर्फ डिटर्जेंट लगा के कि वो एकदम से बिल्कुल साफ हो जाए, और फिर उसको पहन लेना, मतलब उसको क्लेम कर देना कि ये मेरा पैसा है और लीगल तरीके से कमाया गया पैसा है। इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की करते हैं इन लोग, उसकी 3 प्रक्रिया हैं, 3 स्टेज हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। पहला है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, इलीगल फंड्स और एसेट्स आर ब्रॉट इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। ये पहला है कि जब भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है तो पहला जो स्टेज है उसका एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। जैसे कि केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो सर्टिफिकेट कोर्स है, बैंक के प्रमोशन एग्जाम का, या दूसरे भी किसी एग्जाम में, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रक्रिया है उसका पहला जो स्टेज है वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब इसके तहत अपराध से संबंधित या गलत तरीके से कमाए गए जो भी धन है उसका औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली में प्रवेश करा दिया जाता है, मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम में उसको डाल दिया जाता है। दूसरा स्टेज होता है यूज ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स इन बैंक्स, इंटरमीडिएटरीज, कॉरपोरेशन, कंट्रीज एक्सेट्रा टू डिस्गस द ओरिजिन। तो दूसरे चरण में ये होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो भी पैसा सिस्टम में लाया गया है उसकी लेयरिंग की जाती है। लेयरिंग का मतलब होता है उस पैसे को अलग अलग जो ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से और प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। अलग अलग ट्रांजेक्शन करके उसको प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और उसकी लेयरिंग की जाती है। मल्टीपल अकाउंट्स में उसको ट्रांसफ़र किए जाते हैं, अलग अलग इंटरमीडिएटरीज को, कॉरपोरेशंस को, कंट्रीज में उसको घुमाया जाता है। इसको बोलते हैं लेयरिंग। और तीसरा स्टेज जो है वो तीसरा स्टेज होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, फंड्स आर मेड अवेलेबल एज ए अपेरेंटली लेजिटमेट। मतलब आप तीसरा स्टेज होता है जिसको अंतिम चरण कहते हैं कि जो गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति है पहले उसको प्लेसमेंट किया, सिस्टम में लाया, फिर उसमें सरफ एक्सेल और उसको गोल गोल घुमाया, है ना, जैसे वॉशिंग मशीन से घुमाता है ना, गर्र गर्र घुमाता है, और फिर घुमाने के बाद फिर उसको सफाई करता है और बाद में जो है बाहर निकालता है। तीसरे और अंतिम चरण में जो फाइनेंस है, जो पैसा है, उसको इस तरीके से शामिल किया जाता है कि गलत तरीके से ये पैसे का जो जुड़ाव है, जो शुरुआत से जो जुड़ाव था, उसको समाप्त करके उसको फिर से वैध तरीके से उपयोग किया जा सके। तो मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ सामान्य तरीके को मैं जैसे बताता हूँ कि बल्क में अगर कोई स्मगलिंग कर रहा है, कैश इंसेंटिव बिजनेस है, मतलब ऐसा कोई बिजनेस करा रहा है जो कैश में इंसेंटिव दे रहा है, तो फिर वो धीरे से सिस्टम में आएगा, कैश में दे रहा है। ट्रेड बैलेंस, जो ट्रेड बेस जो है लॉन्ड्रिंग है, ट्रेड उसको ट्रेडिंग करके जो है लॉन्ड्रिंग की जाती है। सेल कंपनियां हैं, ट्रस्ट हैं, है ना, फिर जुआ है, रियल इस्टेट्स है, ब्लैक सैलरी है, और हवाला है, फर्जी चालान है। ये सारे जो हैं ये तरीके होते हैं। तो यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के अधीन आता है और ये एक विशेष जांच एजेंसी है। जो प्रवर्तन निदेशालय का जो गठन किया गया था 1 मई 1956 को किया गया था विदेशी मुद्रा अधिनियम 1947 के तहत। पहले ये प्रवर्तन इकाई इन्फोर्समेंट यूनिट के तौर पर था, जिसका नाम बदलकर 1957 में प्रवर्तन निदेशालय कहा गया। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग शेड्यूल 2 में प्रोसीड ऑफ क्राइम। प्रोसीड ऑफ क्राइम्स का मतलब होता है ये जो अपराध हुआ, जो विधेय अपराध या शेड्यूल ऑफेंसेस हुआ, उसमें
प्रोसीड्स कहीं ना कहीं गया होगा, जिसकी जांच ईडी करती है कि अगर मान लीजिए 100 करोड़ रिश्वत की बात हुई है तो 100 करोड़ कहीं ना कहीं गया होगा, है ना जयदीप जी? कहाँ गया होगा? उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं। पता करना होता है। एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड आर ऑब्टेन्ड, कोई भी संपत्ति उससे बनाई गई हो या प्राप्त किया गया हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई पर्सन एज द रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, आपराधिक गतिविधि के तौर से उसको बनाई गई हो या प्राप्त किया गया हो, रिलेटिंग टू ए शेड्यूल ऑफेंस, जो शेड्यूल ऑफेंस से जुड़ा हुआ हो, वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। फाइनेंस एक्ट 2015 further amended the definition of proceeds of crime by the inclusion of the property held outside India। आउटसाइड इंडिया भी हो, कहीं भी हो, प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है उसमें शामिल हुआ हो तो उसको गिल्टी करार दिया जाएगा। अब शेड्यूल सेक्शन 2S में पर्सन के बारे में बताया गया। जहां भी पर्सन लिखा गया, पर्सन का मतलब ये है। और ये सवाल अगर अभी पिछले संडे को जब संडे को जो है 23 तारीख को जो एग्ज़ाम था 10 बजे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC ML का सर्टिफिकेट कोर्स, उसमें ये आया था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक पर्सन का जिक्र किया गया। पर्सन कौन होगा? तो इनमें ना, जब भी आप सर्टिफिकेट कोर्स या JIB CIB देते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं और उनमें फिर बोलता है कि 1 2 3 2 3 4 ऐसे करके सेलेक्ट करो। तो उसमें ये सवाल आया था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में जो पर्सन का जिक्र किया गया, पर्सन कौन कौन है? तो उसमें आया था कि ये कंपनी, ये फर्म, एन एसोसिएशन, और एक कोई दूसरा आया था। तो ये 1 2 3 सही थे। इस तरीके से आपको टिक लगाना था। तो जहाँ भी पर्सन की बात आती है तो एन इंडिविजुअल, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ए कंपनी, ए फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, a body of individual, whether incorporate or not, every artificial juridical person not falling within any of the preceding subclasses, any agency, office, branch owned or controlled by any of the above person mentioned in preceding subclass। तो ये पर्सन का मतलब यहाँ है। अब प्रॉपर्टी का मतलब बोला गया है कि जो है प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स, एवरी जो प्रॉपर्टी है वो कॉर्पोरेल और इनकॉर्पोरेल। तो इसको बोलते हैं कि जब भी ये प्रॉपर्टी है वो, इसको अपन इस तरह से हिंदी में समझेंगे कि कोई भी, मतलब समझ लो टेंजिबल, मतलब जिसको, ऐसी संपत्ति जिसको छू के देखा भी जा सकता है, और इनटेंजिबल भी हो सकता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, मतलब मूर्त रूप हो। जैसे कॉर्पोरेल का मतलब होता है मूर्त रूप में हो, जिसको आप छू के देख सकते हैं, है ना? या इनकॉर्पोरेल हो, मतलब इसको छू के कॉर्पोरेल, इनको छू के भी नहीं देख सकते हो। कॉर्पोरियल या इनकॉर्पोरियल, मूवेबल या इमूवेबल, जो मूव किया जा सकता है, इमूवेबल। टेंजिबल, इंटेंजिबल इंक्लूड्स डीड्स, मतलब प्रॉपर्टी डीड्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग टाइटिल, सच प्रॉपर्टी और एसेट वेरेवर लोकेटेड। कोई संपत्ति बनाता है ना, भूमि संपत्ति या सोना, ये मूर्त रूप में है। कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो मूर्त रूप में नहीं है। इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, कहीं पर कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पर शेयर होल्डर पैटर्न ले लिया, ये सारी चीजें जो है प्रॉपर्टी होंगे। मेथड्स क्या क्या यूज करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए? जो मेथड्स यूज होते हैं, वेरियस टेक्निक यूज टू लॉन्ड्रिंग मनी आर रिफर बिलो एज। गलत तरीके से पैसा कमाया, गलत तरीके से पैसा कमा के उसको रिटेल बिजनेस में लगा दिया। अब रिटेल बिजनेस में लगाएंगे तो वहां से रिटेल बिजनेस में फिर आपका 1 नंबर का पैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो आपने गलत तरीके से कमाया उसको रिटेल बिजनेस में लगा दिया। अब रिटेल बिजनेस में तो सामान आ रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है और खरीदी हो रहा है, 1 नंबर पैसा आ गया, आपका प्रॉफिट भी 1 नंबर का आ गया। जो गलत तरीके से पैसा कमाया था उसको आपने रिटेल बिजनेस में लगा दिया। होलसेल ट्रेड में आपने गलत तरीके से पैसा कमाया और होलसेल ट्रेड में लगा दिया, कहीं पर से सामान बल्क में खरीद लिया कम रेट में और उसको जो है आपका रिटेल तरफ बेच दिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चैरिटी शोज, लॉटरी टिकट, रेस कोर्सेज, कैसीनो, ये तरीके हैं जिसमें कि जो ब्लैक मनी है उसको लॉन्ड्रिंग की जाती है। ये तरीका है, मेथोडोलॉजी है।
The various techniques used to launder money are referred below as large number of bank account. बहुत सारे बैंक अकाउंट रखे हुए हैं, अपने ही अकाउंट है, उनका ओनरशिप एक ही के पास है, या उन्हीं से जुड़े हुए लोगों के पास है, पैसा घूम रहा है, या उस गलत तरीके से कमाए गए पैसे को प्रॉपर्टी में यूज कर दिया, इनहेरिटेंस लॉ, पैतृक संपत्ति के लॉ में शामिल कर दिया, कमोडिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएनएसटीज स्कीम्स, इंडिया इंदिरा विकास पत्र, यूज ऑफ गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस जेम्स, यूज ऑफ फेक आइडेंटिटी, रोल ऑफ फैसिलिटेटर। ये सारे तौर तरीके हैं जिसमें कि जो गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को सही तरीके में बनाया जाता है, उसको लीगल बना दिया जाता है, उस पैसे को इसमें लाके। अब लीगल ऑब्लिगेशन अंडर पीएमएलए एक्ट टुवर्ड्स एफआईयू, तो जैसा कि हमने बताया कि वित्त मंत्रालय के अधीन यह आता है, जो प्रवर्तन निदेशालय है इसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया जो है, इसका जो इंफॉर्मेशन है रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, और फिर सस्पेक्ट के आधार पर वो केस फाइल करता है, वहां पर इंफॉर्मेशन देता है। तो लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? पीएमएलए इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन फॉलोइंग रिपोर्ट एंटिटीज। बैंकिंग कंपनीज या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या इंटरमीडिएटरीज हैं, उनको ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ बिजनेस कर रहा है तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। क्या करना है श्रीमंत जी? आ गए? वाह, बहुत बढ़िया, नमस्कार कर रहे हैं सभी को श्रीमंत जी। आपकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? आप बताइए, एज ए बैंकर होने के नाते आप क्या जिम्मेदारी है गुड श्रीमंत जी? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। एज ए बैंकर होने के नाते आपकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? जब भी कोई नया ग्राहक आता है तो केवाईसी के नियमों का पालन करना। केवाईसी के नियम क्या कहते हैं? उसके 4 घटक हैं: कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर, रिस्क मैनेजमेंट, और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये 4 घटक हैं, 4 पाई के 4 पैर हैं ये, जिससे ये पूरा आधारशिला रखी गई है। तो उस नियमों का कड़ाई से पालन करना है। जब भी खाते खोलते हैं ना, तो आपको केवाईसी का ड्यू डिलिजेंस करना है। ड्यू डिलिजेंस करने के बाद उसके रिस्क को असेस करना है कि वो कौन से रिस्क में आएगा। लो रिस्क कस्टमर है, मीडियम रिस्क कस्टमर है, हाई रिस्क कस्टमर है, और इसको हर 6-6 महीने में देखना है। ठीक है। फिर उसके बाद उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करना है, मॉनिटरिंग करनी है ट्रांजेक्शन, उसके खाते में कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, यही सब तो एफआईयू में जाता है। तो बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल कंपनीज या जो भी इंटरमीडिएटरीज है जो फाइनेंस डील करते हैं, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है एफआईयू में, और उन डाटा को देना है, वेरीफाई करना है, और क्लाइंट्स के सारे डिटेल्स देने हैं। आप लोग को नोटिस आते होंगे कि ये कस्टमर का केवाईसी डिटेल, अकाउंट स्टेटमेंट, और उनका सारा चीज़ हमको प्रोवाइड कराइए इमिडिएटली, ऐसे ना समन्स आते होंगे, नोटिस आते होंगे। और बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट के तहत आपको सर्टिफिकेट कंफर्मेशन मांगते होंगे, तो आप लोग देते भी होंगे उनको, पीडीएफ बना के वेरीफाई करके आप देते होंगे। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है पीएमएलए में एफआईयू का, और बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देना है। बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सभी बैंकिंग कंपनियों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उनके नेचर, उनके वैल्यू जो है उसमें प्रिस्क्राइब होने चाहिए, और ऐसे ट्रांजेक्शन सिंगल भी हो सकते हैं, या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन जो हैं 1 महीने के अंदर वो उस थ्रेशोल्ड लिमिट में आते होंगे, तो उनके भी इंफॉर्मेशन आपको देने होते हैं। और एफआईयू को जो इंफॉर्मेशन देते हैं उनका पीरियोडिसिटी क्या है, उनका टाइम क्या है? जयदीप जी या श्रीमंत श्रीमंत जी बताइए, क्या है एफआईयू को रिपोर्ट करने का टाइमिंग क्या है? मंथली बेसिस पे मंथली बेसिस पर है। और एक ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसके लिए मंथ बेसिस नहीं है, जिसको बोलते हैं सस्पिशियस। 7 days। सस्पिशियस सस्पिशियस जब आइडेंटिफाई होता है तो 7 days के अंदर करना पड़ता 7 days में देना होता है सर, एसटीआर एक रिपोर्ट। उदाहरण, एक उदाहरण बता दीजिए सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का, एक उदाहरण। सर जैसे कोई मॉनिटरी, कोई अकाउंट में हम्म। अ, अचानक कोई पैसा आ गया जिसका कोई ये नहीं है हमारे पास डिटेल, कहाँ से ये पैसा आया है। तो इस टाइप ऑफ मैंने ट्रांजेक्शन जिसमें हमको लग रहा है कुछ सस्पिशियस है,
तो वो सब तो हमको FIND को देना पड़ता है सर, विद इन आपको 7 days। कैसे लगेगा सस्पिशियस है? उसको सर इसकी सर प्रोफाइल अगर कोई से रिक्शा मैच चलाने होना वाला 10 लाख रुपए जरूर लग सकता है। हाँ, ये है कि अगर उसका बिजनेस प्रोफेशन या उसकी एक्टिविटीज जो हमको खाता खोलते समय बताया है या उसका इनकम जी बताया है, अगर उसमें मिसमैच होता है तो हम सस्पेक्ट होंगे। सस्पेक्ट होने के बाद अगर जैसे अभी किसी साथी ने कहा, कौन सा सुमित जी ने कहा कि रिक्शा चलाने वाले के खाते में 10 लाख आ गया, तो क्या करोगे सुमित जी, बताइए क्या करोगे आप? सस्पेक्टिंग में सर, डाल उससे पहले सोर्स ऑफ इनकम पूछेंगे कि ये मतलब पैसा आपके ये पास पैसा कहाँ कहाँ से आया, और हमको अगर सस्पेक्ट लगेगा एग्जैक्टली। कि जब भी ये किसी रिक्शा मतलब चलाने के अगर मान लीजिए कहता है। हम्म रिक्शा चलाने वाले के खाते में दस जी लाख आप आ गया, बताइए सर। तो आप क्या करोगे? उसको प्यार से बिठाओगे, चाय जी पिलाओगे, पूछोगे भैया दादा काका आपके खाते में ऐसे पैसा कैसे आ गया? तो वो बताएगा कि जमीन बेचा था, तो थोड़ा सा देख लेना प्रोसीड ऑफ जो उसके डीलिंग है क्या हुआ है। जमीन बेचा है, आसपास पता कर लेना, ड्यू डिलिजेंस करना है ना? और नहीं है तो फिर आपको फिर रिपोर्ट करनी है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में। तो आपको ड्यू डिलिजेंस करना है, इसका मतलब ये है कि सभी बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटीमेडिएटरीज शुड maintain the record of all transaction, the nature and value of which may be prescribed, whether such transaction comprise of a single transaction or a series of transaction integrally connected to the each other, where such series of transaction takes place within a month। एक मंथ में हम CTR देते हैं। CTR में क्या करते हैं, अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन किया है तो सस्पेक्टेड गिना जाता है। ठीक है जयदीप जी? तो मैं अभी सस्पेक्टेड के एग्जांपल बता रहा था, जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने बताया, अगर कोई लगातार कैश डिपॉजिट कर रहा है तो सस्पेक्ट है। 50,000 से कम 49,000 जमा कर रहा है तो सस्पेक्ट है। अगर किसी के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ मिसमैच होता हुआ कोई पैसा आ रहा है, कोई फॉरेन से पैसा आ रहा है वायर ट्रांसफर के थ्रू, कोई ज्वेलरी को पैसा जा रहा है बड़े लेवल में, मल्टीपल चेक्स में जो है दूसरे दूसरे जगह से इनपुट आ रहा है, और कई बार पैसा आते ही अगर तुरंत चला जा रहा है मिनटों सेकंडों में, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं, आपके एक्टिविटीज़ हैं। तो आप इसके आधार पर उनको ड्यू डिलिजेंस करते हैं। अगर उसमें सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता है बेनिफिशियरी से कि ये पैसा कहाँ से आया है, जवाब देने के मतलब नहीं पाता है वो, तो हम सस्पेक्टेड रिपोर्ट करते हैं। फर्निश इंफॉर्मेशन ऑफ सच ट्रांजेक्शन टू डायरेक्टर, वेरीफाई एंड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ऑल इट्स क्लाइंट्स, जो आप करते हैं नो योर कस्टमर में। तो ये ऑब्लिगेशन है। अब इंटरमीडिएटरीज, क्योंकि इसमें देखिए RBI, सेबी, IRDA और PFRD, ये 4 इंस्टीट्यूट हैं जहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिंक्ड होते हैं, और इन सब को जो है ये रिकॉर्ड रखने होते हैं। तो इंटरमीडिएटरीज अंडर PMLA इंक्लूड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। मतलब इंटरमीडिएटरीज जहाँ बोला गया है उनमें कौन कौन शामिल होंगे, क्योंकि इसमें देखिए 3 चीज़ें बोली गई हैं, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडिएटरीज। तो यहाँ पर इंटरमीडिएटरीज कौन कौन होंगे ये बताया गया है, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये सारा मतलब समझ लो जहाँ भी व्यक्ति पैसा रखता है, जहाँ भी व्यक्ति पैसे रखने के लिए संबंध स्थापित करता है, वो सारे लोग यहाँ पर आएंगे। इस स्लाइड का मतलब आप जान लीजिए। अब आते हैं पर्सन केयरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन अंडर PMLA इंक्लूड से पर्सन। कोई भी व्यक्ति, जैसे आपका यहाँ पर डेजिग्नेटेड बिजनेस है, मतलब PMLA एक्ट में कुछ डेजिग्नेटेड बिजनेस या प्रोफेशंस इंक्लूड किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति केयरिंग ऑन एक्टिविटी फॉर प्लेइंग गेम्स ऑफ चांस फॉर कैश और काइंड इंक्लूड द सच एक्टिविटी एसोसिएटेड विद कैसीनो, जो ऑलरेडी सैंक्शनड है या ऑलरेडी अनुमति लिया हुआ है, उनमें जो है वो डेजिग्नेटेड बिजनेस कहा गया है PMLA एक्ट में। मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ बिजनेसेस को, प्रोफेशन को डेजिग्नेटेड कहा गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको बीच बीच में नोटिफाई करता है कौन कौन सी एक्टिविटी जो है हमने डेजिग्नेटेड करके रखा है। रियल इस्टेट एजेंट्स हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है। डीलर इन प्रेशियस मेटल्स, प्रेशियस स्टोन, मान लीजिए एक डीलर ही है जो प्रेशियस मेटल्स में डील करता है और उसको जो है परमिशन लिया हुआ है, सारे NOC लिया हुआ है और डेजिग्नेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसको रिपोर्ट नहीं करोगे
अदरवाइज रिपोर्ट करेंगे। एक व्यक्ति है जैसे भी रिक्शा वाला ही है, अचानक वो गोल्ड वो में लेन देन करने लग जाता है, ज्वेलरी को पैसे भेजने लग जाता है, तो सस्पेक्ट हो गया। लेकिन जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, अप्रूव्ड बिजनेस है, अनुमति लिया हुआ है, तो फिर वो डेजिग्नेटेड है। इस स्क्रीन का मतलब ये हुआ, पर्सन एंगेज इन सेफ कीपिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश लिक्विड सिक्योरिटी बिहाफ ऑफ अदर पर्सन मे बी नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी जिसको परमिशन दिया गया है काम करने के लिए, ये बात कही गई है। ओके, तो ये हो गया। अब आते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में बैंकों को एक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए जो है बाध्यता होती है। रिकॉर्ड्स इंक्लूड द records maintained in the form of books stored in computer or such other form as may prescribe under section 21W of PMLA Act 2002। रिकॉर्ड्स का मतलब है बैंकों में या तो हार्ड कॉपी में या तो सॉफ्ट कॉपी में, या जैसा कि धारा में प्रिस्क्राइब किया गया उसके आधार पर रिकॉर्ड्स का मतलब होता है। और ये एक्ट कहता है कि ये मैंडेटरी है सभी कंपनियों को, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएटरीज को, कि वो रिकॉर्ड सभी ट्रांजैक्शन का रखना ही रखना है। और ये रिकॉर्ड रखने का जो पीरियड है वो कितना है, टाइमिंग आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसके बाद मना कर सकते हैं सर रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड खत्म हो गया। जयदीप जी 5 साल तक ट्रांजेक्शन 5 होने साल, के। हाँ, ट्रांजेक्शन होने के 5 साल तक आपको रिकॉर्ड रखना है। तो अंडर सेक्शन 12 कहता है कि the act make it's mandatory for every banking company, financial institution and intermediaries to maintain a record of all transaction। ये मैंडेटरी है, सभी रिकॉर्ड रखे जाएंगे बैंक के द्वारा। The nature and value of which may be prescribed, whether such transaction comprise of a single transaction or a series of transaction integrally connected to the each other, where such series of transaction take place within a month। तो चाहे वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन हो या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो महीने भर के, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और मंथली बेसिस पर देने हैं। कुछ रिपोर्ट्स हम फर्निश करते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के रूल्स के आधार पर आरबीआई के माध्यम से गाइडलाइन मिले हुए हैं। तो हमें बैंक में ही इसलिए आरबीआई से मिले हैं, कोई सेबी में होगा, सेबी से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में होगा तो सेबी ने दिया होगा। तो ये रिपोर्ट्स जो सामने हैं आप देख सकते हैं, उसमें होता है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बारे में जयदीप जी बता दीजिए, इसमें कौन कौन से एंट्री जो है आप रिपोर्ट करने मैंडेटरी है बैंक को। अगर एक साल में जो 10 लाख से ज्यादा कैश रिसीव हुआ है और अच्छा, पर मंथ जो 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव होता है और सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में 5 लाख से ज्यादा अगर पर मंथ कैश रिसीव होता है तो हाँ, ये सब सीटीआर में जाएगा। गलत है। और कोई साथी बताएगा? अब कहाँ गए हमारे श्रीमंत जी, चले गए? श्रीमंत जी नहीं बताओ, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या रिपोर्ट करते हो, क्या सही है? सर, अब 10 लाख से ये सब होता है, अभी तो आप बताए थे अब 10 लाख। अगर एक महीने में कोई भी व्यक्ति के अकाउंट में या उसके सिमिलर अकाउंट में, उसके सिमिलर अकाउंट में कैश में या तो सिंगल ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन कैश में 10 लाख या उससे अधिक हो जाता है, तो उसकी रिपोर्टिंग कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स में दी जाएगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को महीना खत्म होने के 15 दिनों तक। क्लियर है? यस सर। सर, लेकिन एक चीज आप बोल रहे हैं सर, ये रिपोर्ट है हम लोग तो सर ओएमएस में ही तो दिखता है सर कि कौन सा ज्यादा ये ट्रांजेक्शन। ये अभी हम क्या है, सभी बैंकों ने इसको सेंट्रलाइज कर दिया, क्योंकि सब यस सीपीएस में है, सबके ट्रांजैक्शन दिखते हैं। तो आप लोग नहीं भेजते, लेकिन आपके बिहाफ पे सेंट्रल ऑफिस या हेड ऑफिस में आपका एक डिपार्टमेंट होता है जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट दे देता है। यस सर। आपके पास ओएमएस में इसलिए आता है ऑफ साइट मॉनिटरिंग में कि आप ड्यू डिलिजेंस करो, ये एंट्री आ गई है भैया, इतना सारा पता तो करो क्या चीज़ का है, ड्यू डिलिजेंस। तो आप क्या करते हो, आपको ओएमएस में आता है, आप शाखा प्रबंधक है ना श्रीमंत जी, यस तो सर। जब आपको ओएमएस में आता है ऑफ साइट मॉनिटरिंग में कि ये ट्रांजेक्शन अलर्ट ट्रांजेक्शन है, क्या है, ऑफ साइट मॉनिटरिंग जो होती है अलर्ट ट्रांजेक्शन है, तो आप क्या करते हो उसका उसका मैं रिप्लाई दे देता हूँ कि इसका रिप्लाई नहीं, इसका। पता करना है पहले कि ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन है कि नहीं, है ना? यस सर। जेन्युइन ट्रांजेक्शन है
ट्रांजेक्शन है तो कि नहीं? जैसे कि अभी हमारे साथी ने बताया ना, रिक्शा वाले के खाते में इतना आ गया, तो आपको ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा ना उसका कैसे आया। यस। फिर उसके बाद उसमें जाके रिपोर्ट करते हो कि हाँ ये उसकी मैंने जांच करी, मैं यहाँ गया और एक रिपोर्ट लगा दिया, है ना, और उसकी फाइल में लगा दिए, ताकि अगला कभी होगा तो आपने किससे बात की, क्या बात की, वो रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो कैश यस। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट 1 महीने में सिंगल ट्रांजेक्शन या मल्टीपल सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनको रिपोर्ट करे जाएंगे। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, जैसा कि अब मैंने जिक्र किए कि अगर उसके इंडस्ट्री से या उसके बिजनेस प्रोफाइल से मिसमैच करता हुआ कोई ट्रांजेक्शन है, ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और या कोई ट्रांजेक्शन ऐसा क्रेडिट हुआ जिसके बारे में सोर्स नहीं बता पा रहा है, तो उसको हम सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कर बताएंगे। या किसी ड्रग्स कारोबारी को और किसी प्रेशियस मेटल्स को खरीदने के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है, या टेररिस्ट एक्टिविटी में किया जा रहा है, तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन जो उसके प्रोफाइल को मिसमैच करता हुआ आपको नजर आया, तो आपके लिए इनहेंस ड्यू डिलीजेंस किया जाता है। आप उसको थोड़ा पता कर लीजिए, अगर आपको डाउट लगता है, सस्पेक्ट लगता है, तो आप उसमें रिपोर्ट कर दीजिए। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के लिए टाइम है 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, एफआईयू को रिपोर्ट करना है। और जो यस। ओएमएस में जैसे आपके आता है ना, जैसे श्रीमंता जी के पास ओएमएस में आज सुबह जाएंगे तो कितने आता है नॉर्मली एवरेज, श्रीमंता जी आपके पास कितने ट्रांजेक्शन ऐसे रिपोर्ट्स में आते हैं? सर एक आध वो आज ही जाते हैं, दो तीन, जैसे सोचिए कोई 2 लाख से आप निकालते हैं, हम्म। कोई पैनल से ज्यादा डेबिट हो गया पैसा, हम्म। कोई ऐसा हुआ कि मैंने अपना ही अकाउंट से जब भेज दिया किसी को, नेफ्ट में अपने ही अकाउंट में जब भेजते हैं चेक से, तो उस पर भी आ जाता है कि आप ठीक अपना है। अकाउंट से कौन सा तो ट्रांजेक्शन आप किए। आप पता करते हैं कि भाई ये मेरा ही पैसा था, मेरे अकाउंट में था, फिर आप उसमें बोल देते हैं कि इट इज सस्पिशियस ट्रांजेक्शन नहीं है, नॉट ऑब्जर्व, सस्पिशियस एक्टिविटी नॉट ऑब्जर्व, इट इज जेन्युइन ट्रांजेक्शन, तो आप उसको हट जाता है। लेकिन जहाँ सस्पिशियस वहाँ लिख दोगे है ना, इट वी ऑब्जर्व सम सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, तो रिपोर्ट हो जाएगा, फिर एजेंसी का काम है। तीसरा है काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट जो होते हैं वो जो आपके फेक करेंसी नोट्स हैं उनके बारे में, काउंटरफिट करेंसी नोट है, फेक करेंसी अगर आते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग की जाती है महीना खत्म होने के 15 दिनों तक। तो उसके लिए बताया गया है कि सिंगल ट्रांजेक्शन में अगर 5 या 5 से अधिक फेक नोट आते हैं तो एफआईआर करना पड़ेगा, और अगर 5 से कम आते हैं, मतलब 4 या 4 से कम आते हैं, तो आपको महीना भर इकट्ठा करना पड़ेगा और नोट जो है पुलिस को देना पड़ेगा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के साथ। ये एफआईयू को दिए जाते हैं रिपोर्टिंग, ताकि वो पता चलेगा, क्योंकि ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग है, जो नकली जो नोटों का कारोबार चलेगा, इलीगल पैसे को जो है लीगल बनाना है। तो और होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जिसमें कि आपका चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, चर्च होते हैं, मॉस्क्यूज होते हैं, मस्जिद होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओस होते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा इनमें आता है, ट्रस्ट में या रिलीजियस एक्टिविटीज में आते हैं। तो इनको जो है इनकी रिपोर्टिंग, इनको गहरी मतलब छानबीन के लिए अगर आपके यहाँ अकाउंट्स होते हैं ना, तो इनकी जो है छानबीन ज़्यादा आती होगी, आप लोग देखे होंगे ब्रांचेस में हमने काम किया है। अगर ऐसे चर्चेस के जो अकाउंट्स होते हैं उनमें बहुत पैसे आते हैं, तो उनकी जो है रिपोर्ट एडिशनल या उनके डिटेल्स जो है मांगते रहते हैं ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से। सो द चेंज हैज बीन मेड बाय एन अमेंडमेंट टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट notified in official gazette to bring NPOs under the purview of the law। तो एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को परव्यू में लाया गया। पहले जो है ये नहीं था। अर्लियर द एंटिटी दैट फेल अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ इंक्लूडेड ओनली चिट फंड कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउस फाइनेंस कंपनीज। तो जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट कमाने के लिए पैदा नहीं हुई है, उनको भी इन परव्यू में रखा जाएगा। ये बात जो है इसमें कहा गया है। अब आता है ये सारी चीज़ों को रोकथाम करने के लिए, ये तो आप सब जान गए। अब रोकथाम करने के लिए केवाईसी, ये सबसे बड़ा टूल है रोकथाम करने का, केवाईसी। केवाईसी एक ऐसा टूल है जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी गतिविधि को रोकथाम लगता है, और अगर वो व्यक्ति एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है तो उसको जो है सजा मिलेगी, या उसको गिल्टी जो है साबित होगा। ये सारा केवाईसी पे डिपेंड करता है। तो केवाईसी क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, मतलब इसकी जो केवाईसी खाता खोलते हैं ना श्रीमंतो जी, ध्यान पूर्वक खोलना, हड़बड़ी में खाता नहीं खोलना, सारी कागज पत्तर सब चेक कर लेना आप।
है ना, क्योंकि एक बार का एसोसिएशन रहेगा। फिर बेनिफिशियल ओनर ऑफ केवाईसी, तो जो भी अकाउंट का बेनिफिशियल ओनर होगा उनका भी केवाईसी आपके पास होना चाहिए और उस अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए कि इस अकाउंट में ये बेनिफिशियल ओनर है। तो कंपनी के अकाउंट में बेनिफिशियल ओनर कौन होगा? ऐसा शख्स जो 10% का जो शेयर होल्डिंग रखता हो या 10% का उसका मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस हो, का उसका कंट्रोल हो, तो वो बेनिफिशियल ओनर होगा। पार्टनरशिप में भी 10% हो गया, ट्रस्ट में भी 10% हो गया। पहले ट्रस्ट में 15% था, कंपनी में 25% था, और जो पार्टनरशिप में जो है आपका 15% था। तो अभी ये सारा चीज़ें जो है 10% हो गया। 2 बार चेंज हुआ है 2023 में, लेकिन अभी करंट में सभी में 10% हो गया। फिर दूसरा ये है कि जो केवाईसी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, फुली कंप्लाइड होना चाहिए केवाईसी। और आपको हमेशा जो है ऑनगोइंग प्रोसेस है, 6 महीने में रिव्यू होता है उसका रिस्क मैनेजमेंट का। अगर उसका केवाईसी कुछ चेंज होता है तो वो केवाईसी फिर से अपडेट होते रहना चाहिए। CKYC RR सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री मैंडेटरी है, ताकि जो इंटरमीडिएटरीज बताए हमने यहाँ पर, जैसे कि RBI है, सेबी है, IRDA है और PFRD है, यहाँ से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट होते हैं उनमें उन केवाईसी एक ही होना चाहिए, CKYCR, ताकि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर वो कारोबार करता है तो उसके डिटेल्स जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को तुरंत मिल जाना चाहिए। अब समन, सर्च, सीजर से ये सब ईडी जो पावर करता है उनका सेक्शन है। पावर ऑफ सर्वे, पावर ऑफ सर्वे ना, किसी के सर्वे कर सकते हैं, सर्च सीजर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 17 में। सेक्शन 18 ऑफ PMLA एक्ट में सर्च ऑफ पर्सन, 19 में पावर टू अरेस्ट, अंडर सेक्शन 19 का इस्तेमाल किया होगा अभी जो PMLA एक्ट का, पावर टू अरेस्ट। और अंडर सेक्शन 20 रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, 21 रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, 22 प्रिजम्पशंस एज टू रिकॉर्ड एंड प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, और सेक्शन 23 में प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन, सेक्शन 24 में बर्डन ऑफ प्रूफ। ये सारा सारा जो है सेक्शन है, इन सेक्शन में ये जो है इनको पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब जो पावर्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो एक्ट के आधार पर उनमें वो सर्वे कर सकते हैं जगह का, और बिल्डिंग का सर्च कर सकते हैं, वेसल्स का सर्च कर सकते हैं, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, सीज, फ्रीज, रिकॉर्ड प्रॉपर्टी, सारा अंडर सेक्शन 17 में करेंगे। 16 में वो सर्वे कर सकते हैं, 17 में सर्च कर सकते हैं, और सीज फ्रीज भी कर सकते हैं रिकॉर्ड को, प्रॉपर्टी को भी। 18 में ये पर्सनल सर्च कर सकते हैं सेक्शन 18 में, और 19 में अरेस्ट कर सकते हैं, जो अभी 19 में धारा अरेस्ट किया गया है। समन्स, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट ऑफ पर्सन कंसर्न अंडर सेक्शन 50 में समन्स और रिकॉर्ड स्टेटमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं 16 का जो पावर है जिसमें कि वो सर्च कंडक्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा ये ग्राफिक्स है कि अंडर सेक्शन 16 ऑफ PMLA एक्ट, जिसमें उनको पावर मिला हुआ है कि सर्वे का, तो जो अथॉरिटी जो है सर्वे करने के लिए, जो इन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल विच इज इन इस पोजीशन, वो सर्वे करेंगे। सर्वे सब राइटिंग में होगा, ऑफेंस कमिटेड कराए जाएंगे। ये प्रोसीजर है विद इन द लिमिट एरिया, और एथराइज्ड हैं वो करने के लिए। और कोई भी प्रोप्राइटर, कोई भी पर्सन, उससे जुड़ा हुआ लिंक पार्टी, कनेक्टेड पार्टी का सर्वे कर सकते हैं, और अथॉरिटी उनको दिया गया है और उसको पोजीशन में ले सकते हैं, ये पावर दिया गया है। पनिशमेंट, ये हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट, अगर कोई भी व्यक्ति गिल्टी पाता है मनी लॉन्ड्रिंग में गिल्टी पाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको 3 से 7 साल की सजा है। अभी अगर पिछले 23 तारीख को संडे को KYCML का कोई एग्जाम दिया होगा तो उसमें ये आया था कि मनी लॉन्ड्रिंग में कोई गिल्टी पाता है तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है, तो 7 साल। 7 साल है मैक्सिमम पनिशमेंट, और फाइन 5 लाख। अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व है किसी ऑफेंस में, मनी लॉन्ड्रिंग काम में शामिल है ना, मनी लॉन्ड्रिंग काम में अगर कोई व्यक्ति शामिल है तो 7 साल। लेकिन प्रोसीड ऑफ क्राइम मतलब उसने बड़ी प्रॉपर्टी बना दिया, ड्रग से पैसा कमाया, और कोई नारकोटिक ड्रग्स में आ गया, तो फिर 10 साल की सजा है। अदरवाइज नॉर्मल जो ड्रग्स के अलावा अगर किया है तो 7 साल की। If proceeds of crime involved any offense under paragraph 2 of part A of schedule offense
अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, तो वहां पर 10 साल की सजा है और 5 लाख का आपका फाइन है। तो नॉर्मली अगर पूछा जाएगा आपको, जैसे कि अभी पिछले संडे को आया था या 23 तारीख को आया था, कि मनी लॉन्ड्रिंग में अगर कोई व्यक्ति अपराधी पाता है तो कितने साल की सजा है, तो वो है 3 साल से लेके 7 साल की सजा है। और जो जुर्माना है 5 लाख तक। लेकिन अगर कोई ड्रग्स से जुड़ा हुआ प्रोसिड्स ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व है शेड्यूल ऑफेंस में, तो उसको 3 साल से लेके 10 साल तक सजा है और फाइन जो है 5 लाख है। ये स्क्रीन जो है आपका इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई भी ऐसे शेड्यूल ऑफेंस के तहत जो कोई प्रॉपर्टी है वो बनाया गया है, जिसकी व्याख्या अंडर सेक्शन 8(5) में किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको जो है वो आपको जब्त किया जाएगा, उसको जब्त किया जाएगा, ये भी बात कही गई है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो ये बोल रहे हैं, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई गई है तो डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर हैज द रीजन टू बिलीव रिकॉर्डेड इन राइटिंग on the basis of material in possession provisionally attach the property for a period not exceeding 180 days from the date of order। तो डेट ऑफ ऑर्डर से वो जो है प्रोविजनली अटैच कर सकता है 180 दिन, फिर उसके बाद उसको प्रूव करना होगा, फिर उसके बाद अटैच कराना होगा। अटैचमेंट ऑर्डर के बाद क्या एक्शन होगा? अटैचमेंट ऑर्डर के बाद उसको एक मौका देंगे कि 30 दिनों के अंदर जो है वो अटैचमेंट ऑर्डर को जो है एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास कुछ रखेगा। आफ्टर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड along with the order of attachment to the adjudicating authority। एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या होते हैं? उसको सीज करके बेचते देते हैं, उसको कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद जैसे एजुकेट कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं पैसे में, है ना, उसको यूज कर लेते हैं ना, सरकारी बिल्डिंग बना देंगे या एजुकेट कर देंगे जैसा भी। फाइल ए कंप्लेंट stating the fact of such attachment within a period of 30 days from the date of attachment before the adjudicating authority। तो ये कंप्लेंट फाइल करेंगे एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी पर अटैचमेंट के बाद, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को दे देंगे। और जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी हैं, जो प्रोविजनली अटैच होता है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं कि एक्ट में जो है सारी फाइंडिंग्स प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, वो सीरीज ऑफ सारी रिकॉर्डिंग देंगे। एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है एक शो कास्ट नोटिस इशू करेगा जो 30 दिनों से कम का होगा, नॉट 30 दिन, नॉट लेस देन 30 डेज। 30 डेज का मतलब समय देंगे। एजुकेटिंग अथॉरिटी शो कास्ट नोटिस देंगे। जो एग्रीड पर्सन है वो अपनी रिप्लाई सबमिट करेगा और पर्सनल हियरिंग जाएगा। एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास अपनी बात रखेगा कि सर ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, प्रूफ करने का मौका देगा उसको। अगर प्रूफ नहीं कर पाया तो उसको सीज करके उसको एजुकेट कर दिया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा या सारी चीज़ें कर दिया जाएगा। तो जीत और हार के पहले तय किए जाने वाले सफ़र का नाम ही कोशिश है। आज के सेशन में इतना ही। अगर हम इसको समराइज कर दें अगर सरल भाषा में, तो आज हम लोग पढ़ रहे थे धन शोधन निवारण अधिनियम। धन शोधन निवारण अधिनियम, जिसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, यह एक भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढांचे का एक एक्ट है जो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटता है और मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करता है। यह अधिनियम सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडी और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं इन पर काम जो है लागू होता है। और इसमें जो है वित्त मंत्रालय द्वारा ये जो है बनाया गया है और इसको प्रवर्तन निदेशालय इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को छिपाना या गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को जो है बदलना या गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को बैंकिंग सिस्टम में लाके उसको वैध करार देना, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। इसके 3 चरण होते हैं। प्लेसमेंट, पहले गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है अपराध के करके, फिर उसको बैंकिंग सिस्टम में लाया जाता है, फिर उसकी लेयरिंग की जाती है, उसको घुमाया जाता है वॉशिंग मशीन की तरह, फिर उसके बाद तीसरा है उसको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर उसको क्लेम किया जाता है कि ये हमारा 1 नंबर की कमाई है।
तो इलीगल एक्टिविटी और प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, क्राइम, और क्राइम में क्या है, प्रेडिकेट ऑफेंस और शेड्यूल ऑफेंस। फिर उस पैसे को जो मिला है प्लेसमेंट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं और लेयरिंग करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये इस तरह का आज का ये सेशन रहा। इसमें एक बात और है, CTR, STR और CCR। फिर उसके बाद होता है पनिशमेंट। अगर कोई इसमें जो है अपराधी गिल्टी होता है तो 5 लाख का जुर्माना, 7 साल अधिकतम कैद की सजा। अगर ड्रग से जुड़ा हुआ है तो 10 साल। तो आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से आज का ये PMLA एक्ट समझ में आया होगा। बैंकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। सर CTR में जो हम्म। आप बोले 10 लाख का जो ट्रांजेक्शन होगा 1 महीने के अंदर या 1 सप्ताह, ये एक तरह से इसको मैंने हम लोग सब मेरे ड्यू डिलिजेंस को फॉलो अप नहीं हो रहा है, तभी तो उसको हम लोग CTR रिपोर्ट में हम लोग भेजेंगे FIUND को। नहीं, जो ड्यू डिलिजेंस क्या है कि भाई आप तो खाता खोल दिए कस्टमर का। अब ठीक है, कस्टमर जो है क्राइम कर रहा है या कोई अननोन प्रेडिकेट ट्रांजेक्शन। प्रेडिकेट ऑफेंस कर रहा है और पैसा कमा रहा है वो, है ना, पैसा यस कमा सर, रहा है, उस पैसे को बैंकिंग सिस्टम में ला रहा है। तो यस सर, इसलिए बैंकों को एक जिम्मेदारी दी गई है कि भैया वो गलत तरीके से सिस्टम में प्रोवाइड कर रहा है, मतलब प्लेसमेंट कर रहा है पैसे को ना। यस कैश सर, में पैसा ला रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कैश में यस पैसा ला रहा है, कहीं क्राइम किया हुआ है, क्राइम के बाद तो पैसा जो है कैश में ला रहा है, बैंकिंग सिस्टम में कैश डाल रहा है, तो प्लेसमेंट कर रहा है ना, तो प्लेसमेंट में ही पकड़ लो ना उसको, प्लेसमेंट में ही पकड़ लो, CTR रिपोर्ट दे दो। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेज हैं। प्लेसमेंट मतलब बैंकिंग सिस्टम में लाएगा गलत तरीके से पैसे के कमाए को, कैसे लाएगा, नगद कहीं से पैसा मिला हुआ है ना, रिश्वत मिला होगा तो नगद मिला होगा, यस सर, गलत तरीके से पैसा कमाया है तो नगद दिया होगा, तो वो बैंकिंग सिस्टम में लाएगा। और ऐसे ही अगर कैश जमा कर रहा है तो आप उसको CTR में रिपोर्ट करोगे। उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है 10 लाख एक महीने में, चाहे सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो या चाहे सिंगल ट्रांजेक्शन हो। ठीक, तो उसको रिपोर्ट करोगे तो प्लेसमेंट के समय ही पकड़ गया। अब नहीं तो फिर वो उसको खाते में डालेगा, फिर श्रीमंतो जी को ट्रांसफर कर देगा, फिर किसी को ट्रांसफर कर देगा, ऐसे करके इतना सारा घुमाएगा और घुमाने के बाद फिर आखिरी में वही उसी के पास पैसे पा जाएगा। है, यस सर। यानी तो उसे लीगल बिजनेस में डाल देगा फिर कहीं, है ना। सर लेकिन जो पैन कार्ड ऐड रहता है अकाउंट में, हम्म। तो उससे क्या हमका ट्रांजेक्शन हो रहा है तो IT डिपार्टमेंट को तो नोटिस होते ही है ना सब अकाउंट में। IT डिपार्टमेंट को नोटिस कहाँ से होगा, बैंक देती है ना एक पैन कार्ड में, इसीलिए तो CKYC RR बनाया गया है। सभी यस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये बोला गया है कि ये ट्रांजेक्शन जो होते हैं इनकी रिपोर्टिंग की जाएगी। अब आप बोलेंगे पैन कार्ड में, इसीलिए आपको नोटिस आता होगा जहां भी सस्पेक्ट होता है। मान लीजिए यस, आप कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में किसी पार्टी का आपने रिपोर्ट किया, है ना, यस सर, जयदीप जी का रिपोर्टिंग आ गया, जयदीप राणा जी के खाते में कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा हुआ है, तो FIU क्या करेगा, वो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सबको एक नोटिस जारी करेगा कि इस पैन कार्ड से आपके यहाँ इस पीरियड में, इस साल में कितने ट्रांजेक्शन हुए बताओ। तो उससे वो कनेक्ट कर लेगा सीरीज, आप बोले अरे अरे ये तो भी तो एक ही जगह पकड़ में आया, बाकी तो इतनी जगह काम इसने किया है, तो फिर आप उसको जो है सर्च करेगा, पकड़ेगा, फिर उसमें कार्रवाई करेगा, ये सारी चीजें। ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, ओके। चलिए, तो इसी तरह आप सीखते रहिए और फिर उसके बाद जो है आपको आशा करता हूँ कि आज के सेशन में सीखने मिला। जयदीप जी, कुछ फीडबैक है, कुछ अच्छा समझ में आया आपको ये PMLA एक्ट? यस सर, सरल बहुत तरीके बढ़िया से। सेशन रहा सर। ओके। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो G7 कंट्रीज ने FATF पे जो बनाया हुआ है, जो इंडिया में PMLA एक्ट 2002 और रूल 2005 के तहत चल रहा है, इसमें जो भी इलीगल एक्टिविटीज के तरफ जो पैसा कमाया गया है उसको जो लेजिटिमेट तरफ से जो दिखाया जा रहा है उसको रोकना है, और उसके आधार पे जो प्रॉपर्टी खरीदा गया है तो उसको सीज करना है। और इस रूल के आधार पर बैंकों को CTR, STR और CCR रिपोर्ट FIU-IND को भेजना होता है, और उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तरफ जो कार्यवाही करना है वो करती है, और उसको जो सजा देना है वो सजा भी दे सकते हैं। वो बहुत बढ़िया। बढ़िया सेशन रहा सर।
चलिए बढ़िया। तो अभी इसमें क्या करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस तैयार कर दूंगा, 30 क्वेश्चंस तैयार कर दूंगा, तो आपका पूरा और रिफ्रेश हो जाएगा। ये तो सब्जेक्टिव है समझने के लिए। आपको जो है अगला सेशन जो है जब भी बनाएंगे, आज या कल जब बनाएंगे, तो हम लोग वो MCQ सेशन बना देंगे। तो आप रिकॉर्डेड सभी, वीडियो दे दीजिएगा, हाँ जी रिकॉर्डेड वीडियो दे दीजिएगा सर, ये वाला। बिल्कुल देंगे। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता और वार्षिक लेखाबंदी की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक्स सर।